हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स। ओके, सो आज हमें बेसिकली कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। 2-3 इंडेक्स आए हैं, 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं, उनको हम देखेंगे। एक इंटरनेशनल रिलेशन जो चल रहा है या इंटरनेशनल जो इशू चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में हैं उनको हम देखेंगे। आज मैं केवल और केवल 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वो दोनों पर्सन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी ना किसी सेट में अपकमिंग जो आपका एसएससी सीजीएल 2024 होने वाला है या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें वो दोनों व्यक्तियों के नाम आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, अगर 29 सितंबर के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है हमारे टेलीग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो 29 ऑफ सितंबर को सबसे पहले हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, सो वर्ल्ड हार्ट डे आज हम 29 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, राइट। अगर हम थीम के बारे में बात करें तो यूज़ हार्ट नो हार्ट, यहाँ पे बेसिकली मकसद ये है कि लोग अपने हार्ट को जानें। तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने दिल को जानना है क्या चल रहा है दिल में, वो वाला नहीं हार्ट, वो वाला दिल नहीं, ठीक है। बेसिकली आजकल बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, आपका जो डिसीज़ेज़ होती हैं हार्ट से रिलेटेड, इसके अलावा जो कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ेज़ हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आप उन्हें क्योर कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इस तरीके से अवेयरनेस दिलाने के लिए बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 29 ऑफ सितंबर को। इस दिन की शुरुआत 1999 में की गई थी बाय द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और इसके साथ जुड़ा हुआ है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के द्वारा मिलके वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अब ये जो दिन होता है ना, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। बेसिकली ये जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है वो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी सितंबर, जो आपका सितंबर का मंथ होता है उसका जो आखिरी गुरुवार होता है तब हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल ये 28 ऑफ सितंबर को पड़ा। 28 सितंबर को हमने वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया। बेसिकली हमारा जो पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, कई सारे वर्कर्स हैं, कई सारे सैनिक हैं जो मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमें चाहे वो प्रोटेक्शन देने की बात हो रही हो या ट्रेडिंग पर्पज़ से हो, तो उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो टायरलेस वर्क है, बेसिकली उसको लोगों को बताने के लिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है तो IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है लंदन में, वहाँ पर ऑनलाइन मोड पे इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। अब थीम क्या है तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे की जो थीम है वो है मारपोल एट 50 आर कमिटमेंट गोज ऑन। ये इस साल की यहाँ पर थीम है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डे, एक 29 ऑफ सितंबर को और एक 28 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। क्लियर है। इसके अलावा ये हमारा यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है। पहला नंबर है एग्ज़ाम गाइडेंस सेल का। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ कैसे लेनी है, मैगज़ीन को कैसे लेना है, कोर्स कैसे परचेज़ कर सकते हैं, तो कोर्स के रिगार्डिंग, पीडीएफ के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होते हैं तो ये परचम का हेल्पलाइन नंबर है। तो इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ये हमारी मेल आईडी है। तो इन दोनों नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। तो इनको सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ही पास्ड अवे 28 ऑफ सितंबर को, 98 एज में इनकी डेथ हो गई है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, तो हम MS स्वामीनाथन जी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले ही बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई नहीं एग्जाम में पूछेगा कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, क्योंकि बच्चे को पता है, तो ये क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर दो। क्वेश्चन ये आएगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया।
या 4 अवार्ड लिख दिया जाएगा, इनमें से कौन सा जो अवार्ड इनको दिया गया, या कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन या डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पहले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है MS स्वामीनाथन। इन्हें सभी लोग जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 98, 98 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। MS स्वामीनाथन जी ने अपनी जो एग्रीकल्चर जर्नी की शुरुआत की थी वो 1949 में की थी, 1949 में। इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए क्रॉप्स के जेनेटिक पे, या फिर क्रॉप की जो ईल्ड को, प्रोडक्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके के हमें सीड्स का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली पोटैटो, वीट, राइस एंड जूट। तो इन सेक्टर में इन्होंने काम किया है, इसलिए स्वामीनाथन जी को कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ इनको दिया गया था 1987 में, क्योंकि इन्होंने हाई यील्डिंग वीट और राइस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, इंडिया में। इसलिए आज के समय में जब हम बात करते हैं या कोई हमसे पूछता है क्या भारत इतना सफिशिएंट है कि अपने लोगों को खाना खिला सकता है, तो हम बोलते हैं यस, भारत इतना सफिशिएंट है कि वो अपने लोगों को भी खाना खिला सकता है और दूसरी कंट्रीज़ का भी वो खाना डिलीवर कर सकता है, पेट पाल सकता है। तो वो किसके कारण है? MS स्वामीनाथन जी के कारण है। इन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी चेन्नई में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे MS स्वामीनाथन जी को रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया गया था 1971 में। इतना है नहीं, पद्म अवार्ड भी इनको दिए हुए, अभी हम वो पद्म अवार्ड भी देख लेंगे। फिर है एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में दिया गया था। स्वामीनाथन जी के द्वारा एज अ डायरेक्टर जनरल सर्व किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे कंट्री की बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके भी डायरेक्टर जनरल MS स्वामीनाथन रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड के रूप में भी इन्होंने काम किया है, एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में 1979 में मुख्य सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। 1988 में स्वामीनाथन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लेके भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसलिए प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 2004 में 2004 में MS स्वामीनाथन जी को नेशनल कमीशन ऑन फार्मर का चेयरमैन भी बनाया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। MS स्वामीनाथन ने कई सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे कि रमन मैग्नेसिस अवार्ड 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस 1986 में, पद्म विभूषण 1989 में और वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में इन्होंने जीता है। 254 से ज़्यादा इन्होंने अपने जो साइंटिफिक पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको पब्लिश किया है, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन में ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, 1999 में 1999 में जो टाइम्स की मैगजीन पब्लिश होती है ना, टॉप 100 जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं एशिया कंट्री में, एशिया में, तो आपको टॉप 20 में या टाइम 20 में भी इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी MS स्वामीनाथन जी के बारे में। अब ये कौन है? ये है हमारे इंडिया के एक बहुत शानदार से टेनिस प्लेयर जिनका नाम है लिएंडर पेस, ठीक है। इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये पहले इंडियन नहीं है, फर्स्ट एशियन मैन है जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया है। अभी शामिल नहीं किया है, नॉमिनेशन भेजा गया है, लेकिन ये पहले हैं जिनका नॉमिनेशन भी गया है, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, इन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम्स खेले हैं और टेनिस की फील्ड में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम, लिएंडर पेस बिकम द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर। तो ये पहले एशियन मैन है या फर्स्ट इंडियन मैन है जिनका नाम यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने के लिए। ये पहले एशियन प्लेयर नहीं है, केवल पहले एशियन मैन है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ली ना जो कि एक चाइनीज़ टेनिस प्लेयर है, वीमेन सिंगल टाइटल में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन भी जीता और ये पहली एशियन प्लेयर रही हैं जिनका नाम नॉमिनेट किया गया था इंटरनेशनल यहाँ पे हॉल ऑफ द फेम में, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में 2019 में इनका नाम नॉमिनेट किया गया था। तो ये पहली एशियन प्लेयर है। लेकिन अगर ये फीमेल कैटेगरी हो गई तो हम मैन कैटेगरी की बात करें तो ये पहले एशियन मैन हो जाएंगे जिनका नाम इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है। इन्होंने
18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स को जीतने का काम किया है। इतना ही नहीं, 1996 के जो ओलंपिक्स हुए थे तो उन ओलंपिक्स में ये पहले इंडियन बन गए थे जिन्होंने टेनिस में ब्रोंज मेडल लेकर आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ पर हुए थे 1996 के जो ओलंपिक्स हुए थे? अटलांटा गेम्स थे, और ये पहले हमारे इंडियन बन गए थे टेनिस की फील्ड में जिन्होंने ब्रोंज मेडल लेकर आया था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था, आज के वीडियो में हम ज़्यादातर इंडेक्स पे और रिपोर्ट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो कि 2022 में पब्लिश हुआ, 2022 का 2023 में रिलीज़ हुआ था। ठीक है, पुरानी बातें हैं, क्यों बता रहे हैं हम? तो आप देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की जो पोजीशन थी वो 40 थी। ठीक है, जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें भारत की स्थिति क्या थी? 2022 में 40वें नंबर पे भारत था। और इस साल का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ हुआ है उसमें भारत की जो पोजीशन है वो स्टिल कांस्टेंट है। भारत इस साल भी 40th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट ईयर भी 40 नंबर पे था और इस साल भी 40th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 को रिलीज़ किया गया है रिसेंटली। ठीक है, और भारत ने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है और भारत जो है वो 40th पोजीशन पे है। इंडिया की रैंकिंग किस स्थान पे? 40वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है लोअर मिडिल इनकम कंट्री ग्रुप में। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री ग्रुप्स हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे है भारत। बाकी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में देखें तो 40th पोजीशन पे भारत आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा एक वर्चुअल समिट या कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो यहाँ देखेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब आपका CII लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत का जो इनोवेशन सेक्टर है, इनोवेशन सेक्टर में जो इकोनॉमी है उसको कैसे और इंक्रीज़ किया जा सके। तो इस साल नीति आयोग, CII और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलके वर्चुअली होस्ट कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 29 सितंबर, मतलब आज के दिन। तो आज के दिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को भारत में लॉन्च किया जाएगा। किसकी मदद से? नीति आयोग, CII एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। तो अगर आपसे एक नाम पूछा जाए कि बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, तो आपका आंसर होगा WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ करता है। इस साल इसे इंडिया में वर्चुअली लॉन्च किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग एंड CII। भारत की पोजीशन कितने नंबर पे? 40वें स्थान पे आपको भारत देखने को मिल जाएगा। तो टॉप पर कौन है? तो अगेन 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 13वीं बार टॉप पर है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप पर है। उसके बाद स्वीडन, USA, UK एंड सिंगापुर देखने को आपको मिलेगा। अब 29 सितंबर को आज जो है वो सेशन होना है, इनॉग्रेशन होना है। कौन कौन यहाँ पे शामिल होगा? तो बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन कुछ व्यक्तियों के नाम आप जान लो तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कई सारे सीनियर जो डिग्नरीज हैं वो यहाँ पर शामिल होंगी। कौन कौन? सबसे पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? श्री सुमन वेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, वो शामिल होंगे। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के, उनका नाम है श्री BVR सुब्रमण्यम, ये शामिल होंगे। WIPO के जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर डेरिंग टेन, तो डेरिंग टेन भी यहाँ पे शामिल होंगे। तो ये 3 लोगों के नाम आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मतलब IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD यहाँ पर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को रिलीज़ करता है। और भारत की जो पोजीशन है वो 56 नंबर पे है, 56 अब तक 56। ठीक है, तो 56 नंबर पे जो है भारत। यहाँ पर जो हमारे वर्ल्ड की 64 इकोनॉमीज़ हैं, उन 64 इकोनॉमीज़ का बेसिकली सर्वे किया गया और यहाँ पर रैंकिंग दी गई। सो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में बेसिकली क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं कि आपकी कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, मिनिमम वेजेस आप क्या दे रहे हैं, आपकी कंट्री में प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो इन कुछ पैरामीटर्स पे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है।
64 इकोनॉमीज़ मतलब 64 कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे कवर किया है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 56 नंबर पे है। जो लास्ट एडिशन आया था ना, लास्ट एडिशन जो था उसमें भारत की रैंकिंग 52 थी। भारत जो है वो 4 रैंकिंग से या 4 पोजीशन से स्लिप हो गया है, नीचे आ गया है। तो याद रखना है आपको कि 56 नंबर पोजीशन पे भारत है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, और इस रैंकिंग को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। फर्स्ट नंबर पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड है। वहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी यही टॉप पर था, और यहाँ पे भी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भी टॉप पर कौन है? स्विट्ज़रलैंड है। फिर लग्जमबर्ग सेकेंड प्लेस में, उसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड है। ठीक है, अगर हम बॉटम रैंकिंग के बारे में बात करें तो बॉटम में आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील 63 नंबर पे और मंगोलिया 64 पोजीशन में। तो मैंने आपको कहा था ना 64 कंट्रीज़ की यहाँ पे रैंकिंग हुई है। तो भारत तो 56 पे है, लेकिन 64 नंबर पे कौन सा है? मंगोलिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक और रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई है, और ये रिपोर्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। ठीक है, किसने रिलीज़ की है? तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिसेंटली विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसका नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन है, एज पीपल की पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब धीरे धीरे हम यंग नेशन से धीरे धीरे जो है हमारे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो आज यंग है वो कल बूढ़े तो होंगे ही। तो हमारी कंट्री में जो बुजुर्ग लोगों का मतलब ग्रुप है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्स्ट्रा केयर की, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं या बहुत सारे ऐसे ओल्ड पर्सन हैं जिनकी एज 60+ है, और वो जनरली पुअर वेल्दी फैमिली से या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 60 के बाद कोई इनकम का सोर्सेज भी नहीं है। तो उससे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी डिक्रीज़ होती है, उनका जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी डिक्रीज़ होती है। तो हमें इन सेक्टर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बातें इंडिया एजिंग रिपोर्ट में कही गई हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भारत में जो डिकेडल ग्रोथ है, मतलब बुजुर्ग लोगों की जो दशक दर दशक जो ग्रोथ हो रही है वो 41% है, और लिखा है कि 2050 तक हमारी पूरी पॉपुलेशन का, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 20% वो लोग होंगे जिनकी एज 60+ होगी, मतलब ओल्डर पीपल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर रिपोर्ट में कहा है कि 40% इंडिया के ऐसे एल्डरली पॉपुलेशन है जो पुअर है, और लगभग 18.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मतलब वो गरीबी में है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो डिक्रीज़ होंगे। इसके अलावा बताया गया है रिपोर्ट में कि 2046 तक हमारी कंट्री में जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो 0 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चों का ग्रुप है उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगी। ये बात यहाँ पे कही है। तो इस इंडेक्स को कैसे मेजर किया जाता है? तो एजिंग इंडेक्स मेजर द नंबर ऑफ एल्डरी, मतलब 60+ ईयर्स पर 100 चिल्ड्रन पॉपुलेशन। जो बच्चे 15 साल से कम हैं और जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर हैं, तो उनका बेसिकली मेजर करके इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2050 तक भारत में जो एल्डरी पॉपुलेशन होगी वो 347 मिलियंस की होगी। 2050 तक सीनियर सिटीजन कितने होंगे भारत में? 347 मिलियंस होंगे, जो कि 20% लगभग 20.8% होगा हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। ये बात यहाँ पे कही है। इसके अलावा मेंशन किया गया कि केरला जो है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में है सीनियर सिटीजन। तो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन का प्रोपोर्शन है वो कहाँ पर है? केरला स्टेट में है, मतलब 60+ एज वाला जो ग्रुप है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे रिपोर्ट में पब्लिश की गई हैं, और कहा गया है कि द नंबर ऑफ इंडियन एज अबव 60 विल बी कंप्राइज 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी। मतलब 2050 तक 1/5 जो पॉपुलेशन होगी वो एल्डरी पीपल की होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसमें टॉप 500 जो पूरी वर्ल्ड की ग्लोब की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस होते हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। टॉप 100, 200, 300 कहीं पे भी भारत का नाम नहीं है। आप बहुत नीचे जाओगे तब कहीं जाके भारत का नाम मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ के बारे में, सो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कंट्री नहीं, टॉप 3 अगर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लगातार ये टॉप पर बनी हुई है। सेकंड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और थर्ड नंबर पे है MIT।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये टॉप 3 इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। 2024 की रैंकिंग है एंड 20th एडिशन है। कौन सा संस्करण है ये? 20वां संस्करण है। यहाँ पर लगभग 1904 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द 108 कंट्रीज शामिल किया गया है। इस पूरी लिस्ट में भारत की 91 कंट्रीज शामिल हैं। भारत की कितनी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी शामिल है? तो 91। मैं बार बार कंट्री बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो 91 यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी भारत की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। और टॉप पर भारत में कौन है? तो टॉप पर इंडिया में है IISc बेंगलुरु, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आपको देखने को मिलेगा भारत में टॉप पर, ठीक है। इतनी चीज़ें। अगर हम बात करें तो चाइना की, तो चाइना की इस लिस्ट में 86 यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, जबकि इंडिया की इसमें आप देखेंगे 91 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करने के मामले में भारत जो है वो 4th पोजीशन पे है। लास्ट ईयर 6 नंबर पे था, इस साल 4थे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। और यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जो है वो टॉप पोजीशन पे है लगातार 8वीं बार, 8th टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यहाँ पर 1st नंबर पे मिलेगी। चलिए एक मलयालम मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी को मैंने देखा हुआ है, ठीक है, अच्छी है। 2018, ठीक है। ये बेसिकली जो केरला में फ्लड आया हुआ था उस पर मूवी बनाई गई है और ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है फॉर ऑस्कर, ठीक है। 2018 इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2024। तो 2024 के जो ऑस्कर हैं उनके लिए जो ऑफिशियल एंट्री भारत की तरफ से आई है वो 2018 आई है। एक मलयालम फिल्म है 2018 जिसका पूरा नाम अगर देखें तो एवरीवन इज़ अ हीरो। इसे सेलेक्ट किया गया है एज अ इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2024। बेसिकली जो केरला में फ्लड आया हुआ था उस पर बेस्ड ये मूवी है जिसको एकेडमिक अवार्ड 2024 के लिए एंट्री दी गई है। और इसके डायरेक्टर कौन है? एंथनी जोसेफ। इसके डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है इस मूवी की, आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साथ कैंपेन। अब ये क्या कैंपेन है? तो देखो 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपको 1 घंटा देना है। तारीख तो 1 हो गई ना, 1 अक्टूबर, 1 घंटा देना और 1 साथ गार्बेज फ्री इंडिया, मतलब श्रमदान देना है। श्रमदान देने का मतलब ये है कि आसपास आपका जो भी सराउंडिंग है, अगर कोई लेक है, कोई रिवर है, वहाँ पे बहुत गंदगी है, कोई फॉरेस्ट एरिया है या फिर कोई पार्क है जहाँ पे बहुत गंदी है, पब्लिक एरिया है जहाँ पे बहुत गंदगी है, तो उसको एक साथ मिलके क्लीन करना है। इसको बोला जा रहा है श्रमदान। तो यही ये कैंपेन है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 1 तारीख, 1 घंटा एंड 1 साथ कैंपेन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा यहाँ पे 1 तारीख, 1 घंटा, 1 साथ कैंपेन की शुरुआत हुई है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। और लगभग 200 से ज़्यादा इवेंट यहाँ पर किए जाने हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। इसमें लोगों को बोला है कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे सभी लोग जो है वो श्रमदान करेंगे, ठीक है, श्रमदान करेंगे। और यूनियन जो टेरिटरीज़ हैं और स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ने उनको भी कहा है कि आप कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ कराइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिले। अब यहाँ पे थीम क्या है? स्वच्छता ही सेवा 2023 की जो थीम है वो है गार्बेज फ्री इंडिया। गार्बेज फ्री इंडिया आपको थीम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की थी हमारी कंट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसकी शुरुआत, मतलब स्वच्छता ही सेवा, इसकी शुरुआत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुई थी, जैसा कि हमने पहले बताया है। इसमें लोगों को क्लीननेस के जो वर्क है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर बॉडीज़ को क्लीन करना, घाट को क्लीन करना, दीवारों पे पेंटिंग बनाना, इस तरीके की कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे शामिल हैं। तो लोगों को श्रमदान करने बोला है। तो 1 अक्टूबर को अगर आप फ्री हो तो आप भी अपनी सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं और आज की लास्ट न्यूज़ पे हम, सेकेंड लास्ट न्यूज़ पे हम चर्चा करते हैं। प्रिप स्कीम, PRIP स्कीम क्या है ये? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर,
ठीक है। तो मिनिस्ट्री यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है प्रिप, मतलब प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर। बेसिकली जो हमारा फार्मा सेक्टर है उसमें हमें इनोवेशन करना है, उस सेक्टर में जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं उनका एक पूल तैयार करना है, उनको R&D में मदद करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप देख सकते हैं इस स्कीम में बेसिकली इंडिया के फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में हमको और भी ज़्यादा तैयार करने हैं जिससे हम R&D कर सकें, ठीक है। साइंटिस्ट का एक पूल भी तैयार करना है जो कि कई सारे साइंस से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड वर्क कर सके। बेसिकली ये जो स्कीम है इसको 5 ईयर के लिए लेकर आया गया है, 2023-4 से 27-28 तक। कितने साल के लिए स्कीम है ये? 5 साल के लिए इस स्कीम को लाया है। इस स्कीम में आपको 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए कहता है कि हमारे भारत में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को तैयार करेंगे। कहाँ पर तैयार होंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में 700 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ बेसिकली 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च करने के लिए, R&D करने के लिए। पहला तो ये। सेकेंड जो इसका कंपोनेंट है वो है कि हमें फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है ना उसमें हमें रिसर्च को प्रमोट करना है, स्पेशली 6 यहाँ पे जो एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे 6 एरिया मेंशन है जहाँ पे हमें R&D करनी है, नए नए इनोवेशंस करने की ज़रूरत है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट, MSME को, स्टार्टअप्स वगैरह को भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो प्रिप स्कीम हमें समझ में आ गई। अब ये जो न्यूज़ है वो 1 डे एग्ज़ाम वाले चाहें तो स्किप कर सकते हैं या 2 मिनट मुझे सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए, कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ आपको डिस्कस की थी अबाउट द इंडिया एंड कनाडा। क्या माजरा चल रहा है वो तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया था। इंडिया पे कई सारे एलिगेशंस लगाए कनाडा ने, ठीक है, वो सब हमने देखा। फिर हमने 5 आई अलायंस के ऊपर भी चर्चा की थी। फिर हमने देखा था किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ ने जो डिप्लोमेट्स थे उनको वापस जाने के लिए कह दिया। फिर हमने जो वीज़ा थे वो भी सस्पेंड कर दिए। अब इसके बाद भारत सोच रहा है क्या भारत को क्यूबेक इंडिपेंडेंट मूवमेंट में शामिल होना चाहिए और इसको क्या कह सकते हैं, प्रमोट करना चाहिए या नहीं। इस पे अभी क्वेश्चन बना हुआ है। तो आखिरकार ये क्यूबेक इंडिपेंडेंट मूवमेंट है क्या? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस मैप में आना पड़ेगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये US है, ये कनाडा, और एक कनाडा का जो आप ईस्टर्न पोर्शन देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है क्यूबेक। दिख रहा है? क्यूबेक को हम सिटी विद इन सिटी भी कहते हैं, कंट्री विद इन कंट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कनाडा में एकमात्र ऐसा शहर है क्यूबेक जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। इसी क्यूबेक में यहाँ नीचे की तरफ आपको एक और शहर मिलता है विच इज़ मॉन्ट्रियल। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन वाला वही शहर, ठीक है। बेसिकली जैसे कि हमारी कंट्री में पोर्चुगल्स आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रांसीसीज आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ पे सेटलमेंट किए थे, कॉलोनीज़ बनाई थी। आज भी आप देखेंगे तो पौंडीचेरी, गोवा, इन जगहों पे आपको बेसिकली, जैसे पौंडीचेरी में फ्रेंच कॉलोनीज़, गोवा में पोर्चुगल कॉलोनीज़, आपको आज भी सेटलमेंट देखने को मिलता है। वैसे ही जैसे कि हमारी कंट्री में सेटलमेंट करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया था, इसके अलावा सबसे पहले पोर्चुगल्स आए थे, वैसे ही कनाडा में सबसे पहले किसकी एंट्री होती है? फ्रांसीसीज की। जो फ्रेंच पर्सन्स हैं उनकी एंट्री कनाडा में होती है और वो लोग यहाँ पे सेटलमेंट करना शुरू करते हैं और बहुत लंबे समय तक कनाडा में रहे हैं फ्रांसीसीज लोग, तो ऑब्वियस सी बात इनका सेटलमेंट होगा। तो क्यूबेक जो एक शहर है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो क्यूबेक जो है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्रेंच बोलती है और ये लोग लगातार डिमांड करते रहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दो, हमें इंडिपेंडेंट कर दो। तो क्या भारत को इस मूवमेंट में साथ देना चाहिए? नहीं, इस पे क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए ये मूवमेंट वापस से न्यूज़ में हमको देखने को मिला। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कनाडा में जो है वो सबसे पहले फ्रेंच कॉलोनी बनने की शुरुआत 1530 में होती है और पहली बार जो परमानेंट सेटलमेंट आपको फ्रेंच लोगों का देखने को मिलता है कनाडा में वो 1608 में मिलता है, ठीक है। लगभग 150 सालों तक कनाडा का जो सेटलमेंट है, कनाडा में जो फ्रेंच सेटलमेंट आपको वो देखने को मिलेगा। फिर आपको पता है हमारी कंट्री में भी
फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है। हमने वॉन्डिवॉस वगैरह का बैटल भी देखा है जिसमें फ्रांसीसीज हारते हैं, ब्रिटिशर्स जीतते हैं। वो सारी कहानी हमने ड्यूप्ले वगैरह की कहानी पढ़ रखी है। तो वैसे ही जब हमारे कंट्री में भी फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, वैसे ही 1760 में ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज जो है वो कनाडा में भी लड़ाई कर रहे थे। और कनाडा में जब लड़ाई कर रहे थे तो आप देखेंगे फ्रांसीसीज यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं और कनाडा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक अपर कनाडा जिसको हम ब्रिटेन का हिस्सा बोलते हैं, जो जहाँ पे ब्रिटिश सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और एक है लोअर कनाडा जहाँ पे फ्रांसीसी सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो लोअर कनाडा है जहाँ पे फ्रांसीसी सेटलमेंट है वही है आपका क्यूबेक। समझ में आ रहा है? मैप में समझो, ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो एरिया है ये है लोअर कनाडा और ये जो एरिया है ये है अपर कनाडा। इसको बोलेंगे अपर कनाडा, इसको बोलेंगे लोअर कनाडा। अपर कनाडा में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, लोअर कनाडा में फ्रांसीसीज की कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पे क्यूबेक में आपको फ्रांसीसी सेटलमेंट देखने को मिलते हैं और इसलिए यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलती है। क्लियर है? तो तब से उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक एक्ट पास होता है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, जिसके बाद जो है ना 1867 के बाद कई सारी जो कॉलोनीज़ हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर भी दिया, लेकिन वो जो क्यूबेक है वहाँ तो मैक्सिमम पॉपुलेशन वही रह रही है जो फ्रेंच बोलती है, और उनके साथ फिर थोड़ा सा भेदभाव किया जाने लगा, उनको मिसट्रीट किया जाने लगा एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में एंड दूसरे सेक्टर में। तो उन लोगों ने डिमांड उठाई कि हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दो। तो इसके लिए कई बार आप देखेंगे क्यूबेक में 2 बार, क्यूबेक में जो है वो 2 बार रेफरेंडम कराए गए हैं, मतलब वोटिंग कराई गई, और लगभग 54 वोट से ये मामला अटक गया था। नहीं तो अब तक क्यूबेक जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाता। तो वापस से मूवमेंट शुरू हो रहा है और क्या इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, इस बात पर डिबेट बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि कनाडा लगातार जो खालिस्तानी समर्थन है या फिर जो एंटी इंडियन पर्सन है, टेररिस्ट है, उनको लगातार सपोर्ट करता है और उनको स्टे भी प्रोवाइड किया जाता है कनाडा में। ठीक है, अब अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। तो 5वें नंबर की वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? बेंगलुरु में होगी। और इसे होस्ट कौन करेगा या ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? तो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो हुक्का होते हैं ना, हुक्का बार, उन सबको बैन कर दिया है। होटल में या फिर आपके रेस्टोरेंट में सभी जगहों पे ये जो हुक्का है वो बैन कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो रूरल एरियाज़ में जो ग्रामीण लोग यूज़ करते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं आया है अभी, लेकिन बाकी सारी जगहों पे हुक्का बार को यहाँ पे बैन करने की बात, शटडाउन करने की बात हरियाणा गवर्नमेंट ने कही है। नेक्स्ट है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस इन मुंबई, हल्दी पे कॉन्फ्रेंस मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। क्या लॉन्च किया है गूगल ने? एंड्रॉयड बेस्ड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को गूगल यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, इंट्रोड्यूस करने वाला है, और इसे तैयार किया है गूगल ने और साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इनने मिलकर इस अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, जिसके 2 साल कंप्लीट हुए और हमने एक सेलिब्रेशन भी किया था आरोग्य मंथन। तो यहाँ पर देखेंगे जो एम्स न्यू दिल्ली है, एम्स न्यू दिल्ली को यहाँ पे टॉप फैसिलिटी अवार्ड दिया गया है। टॉप फैसिलिटी अवार्ड किसे दिया है? एम्स दिल्ली को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ और शॉर्ट न्यूज़ है हमारे पास। तो सबसे पहले मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इन जोधपुर। नेक्स्ट है उत्तराखंड ने इंडिया का पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक को लॉन्च किया है फॉर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो उत्तराखंड ने पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली 70 टन और मैक्सिमम 100 टन पॉलीथीन वेस्ट को कलेक्ट करने एवरी मंथ की कैपेसिटी है। 5th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस विंड एनर्जी इंडिया 2023 समिट कहाँ पर होगी? चेन्नई में होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक प्लेयर के बारे में जिनका नाम है रोशिबीना देवी। रोशिबीना देवी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वीमेंस बुशू चैंपियनशिप में एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स चल रहा है तो लगातार कोई ना कोई प्लेयर तो न्यूज़ में दिखेगा ही। अंत में बात करते हैं कुछ MCQ के बारे में। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एडवाइज़र किसे रीअपॉइंट किया है? तो अमित खरे इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है एशियन गेम्स में, ये किस स्पोर्ट से है? तो हमको पता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह का रिलेशन शूटिंग से है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है नेहा ठाकुर, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स में। ये किस स्पोर्ट से है? तो नेहा ठाकुर है काय से? सेलिंग से, मतलब नौकायान से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया ड्रेसेस टीम, मतलब घुड़सवारी टीम ने कितने साल के बाद गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता है? तो 41 ईयर्स के बाद, 41 साल के बाद। एशियन गेम आपको 2024 के जो भी एग्जाम होंगे उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी फाइनल जब कंप्लीट हो जाए तो हम मेडल टैली को डिस्कस कर लेंगे। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What milestone does आरोग्य मंथन 2023 मार्क इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर? तो आरोग्य मंथन क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? तो पहला तो 2 साल कंप्लीट हुए थे, ठीक है। किसका? आपका जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था उसका, और 5th एनिवर्सरी थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर नागोर्नो काराबाख रीजन? तो मैंने इस रीजन के बारे में, नागोर्नो काराबाख रीजन के बारे में आपको बताया था। आपको बताना है कौन से एरिया में ये रीजन है। सेकंड है फादर ऑफ लोकसभा हम किसे कहते हैं? स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम अपकमिंग वीडियो में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।